दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं और उसके बच्चे आगे चल के ये तय करते हैं कि देश किस रास्ते पर किस दिशा में जाने वाला है। अगर उसके बच्चे स्वस्थ हैं और मेंटल एबल हैं तो उस देश की तरक्की होने वाली है, और अगर देश के बच्चों का स्वास्थ्य खराब है और वो माल न्यूट्रिशन के शिकार है या किसी बीमारी में ग्रस्त है तो फिर उस देश की तरक्की होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूएन के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी देश की संपत्ति या किसी भी देश की एसेट उसके बच्चे होते हैं। तो ये बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि अगर बच्चों के हालात ठीक नहीं है, बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर उस देश की तरक्की में आगे जाकर बहुत रुकावटें आने वाली हैं, बहुत समस्याएं आने वाली। सबसे पहले मैं अगर अपने देश भारत की बात करूं तो इस देश में करीब 140 करोड़ की आबादी है और 25% इसमें बच्चे हैं जो कि 14 साल से कम है। और उसके बाद अगर बात करूं तो 68% लोग ऐसे हैं जो 14 साल से और 64 साल के बीच में हैं। मतलब इसको अगर और संख्या में देखा जाए, देश में 35 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से कम एज के हैं। अब हम ये यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि आगे चलने के बाद इस देश की जो तरक्की होगी, जो इस देश का भविष्य होगा, वो इन 35 करोड़ बच्चों में से के हाथों में होगा, जो कि हमारे देश में इस वक्त 14 साल से कम के हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन 25% बच्चों को आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, इस देश को संभालने के लिए बहुत परेशानी होने वाली है, तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। अब आगे चल के जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बच्चों की मौतें माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं? माल न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जब कोई बच्चा खाना तो खाता है लेकिन उस खाने से उसे प्रॉपर और जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। उस खाने से होने वाली कमी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता अगर वहां के बच्चों का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता। और यदि इसी तरीके से माल न्यूट्रिशन से बच्चे मरते रहेंगे और सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती रहेंगी, तो आगे चल के भविष्य में इन बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है, ये सोचने की बात है। सवाल ये भी आ जाता है कि इतने सालों से हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम क्या कर रहा है कि भारत में अब भी माल न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। आप जानते हैं हमारे पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और हमारे देश में हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आई है और वादे कर रही है, मंच से अपने भाषण दे रहे हैं, मंच से अपने वादे गिनवा रहे हैं कि सरकार बनने के बाद वो हमारे लिए क्या करेंगे, वो जनता के लिए क्या करेंगे। लेकिन आप गौर करिएगा, बच्चों से रिलेटेड कितने इशू ऐसे हैं जो उन सभाओं से, उन भाषणों में बताए गए हैं। और सबसे जरूरी जानने वाली बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा बयान किसी नेता की तरफ से नहीं आया है कि वो बच्चों की माल न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर और प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देने वाले हैं। तो अब सवाल ये होता है कि कब तक इंडियन पॉलिटिक्स इन सब जरूरी मुद्दों को, इन सब जरूरी अहम सवालों को इग्नोर करती रहेगी। दोस्तों, अब आगे मैं आपको ऐसे आंकड़े बताने वाला हूं जिसको जानकर यकीनन आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे क्या ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2022 के एडिशन में अगर देखें तो 121 देशों में से भारत का स्थान 107 नंबर पर है। और आपको इस बात को भी मान लेना चाहिए कि 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में करीब 46 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग और वेस्टिंग की बीमारी से ग्रसित हैं। स्टंटिंग वह बीमारी होती है जिसमें बच्चे की उम्र तो बढ़ती है लेकिन बच्चे का कद यानी हाइट नहीं बढ़ती। मतलब जितनी उसकी उम्र होती है उससे कम उसकी हाइट होती है, वो उम्र के हिसाब से बौना रह जाता है। और वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जितने बच्चे की हाइट यानी कद होता है उसके मुताबिक उसका वजन नहीं होता, वो अपनी लंबाई के हिसाब से वजन में कम होता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग से ग्रसित हैं उसमें से 30% स्टंटिंग के और 50% वेस्टिंग से ग्रसित बच्चे सिर्फ भारत में मिलते हैं। और ये सचमुच बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको कि कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि हमने 70-75 सालों में इनको सही करने के लिए क्या किया है। माल न्यूट्रिशन से क्या नुकसान होते हैं? अगर एक्सपर्ट की माने तो इनसे 4 बड़े नुकसान ऐसे हैं जो कि देखे गए हैं। सबसे पहले तो बच्चे का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, जिससे वह किसी भी तरह के छोटी बड़ी बीमारियों से लड़ने में असमर्थ होता है। और जब बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो बच्चे की जो रैपिड ग्रोथ होती है, जो बचपन में उसको मिलनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाती। बच्चा अपने वजन से कम रह जाता है या फिर अपने कद से कम रह जाता है। और इन सब की वजह से, यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ ना होने की वजह से, उसको न्यूट्रिशन सही ना मिलने की वजह से उसके माइंड पर भी असर पड़ता है, जिससे उसका इंटेलेक्ट लेवल भी कम रहता है, उसका आईक्यू भी कम रह जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ फिजिकल कमजोर होगा, इससे बच्चा मेंटली भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर बच्चा फिजिकली कमजोर है तो वो मेंटली भी कमजोर होगा, और अगर वो मेंटली कमजोर है तो उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी उसका बहुत असर पड़ेगा। अब अगर हम 3 साल पहले की बात करें, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ था, सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, उस वक्त सिर्फ भारत में ही 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इस बीमारी का असर ग्लोबल था जो कि सब पे पड़ा। तो जाहिर सी बात है, जब ये बीमारी का असर सब पर पड़ा तो बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे।
उस समय बच्चों को भी बहुत दिक्कतें आई हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि कोविड की किसी भी रिपोर्ट में या कोविड के किसी भी आंकड़ों में बच्चों की चर्चा नहीं हुई है, बच्चों के बारे में बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस दौरान 17,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए। और ये आंकड़ा भी ऐसा है कि जो बहुत परेशान करने वाला है। किसी भी देश के अगर 17,000 बच्चे जो कि आगे बहुत कुछ कर सकते थे, देश के हित में बहुत ज्यादा क्रांति ला सकते थे, वो इस दुनिया को इस कोरोना वायरस की वजह से छोड़कर चले गए। ये बात भी लगभग सभी जानते हैं कि हजारों लाखों बच्चे भारत सरकार की मिड डे मील योजना से अपना भरण पोषण करते हैं और न्यूट्रिशन वहां से लेते हैं। लेकिन कोविड-19 में उनका ये रिसोर्स भी बंद हो गया। जब कोविड-19 आया तो सारी आंगनवाड़ी, सारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। उससे क्या हुआ कि मिड डे मील की जो सुविधा उनको मिल रही थी वो भी बंद हो गई। तो ऐसे हालात में बच्चों के माल न्यूट्रिशन के आंकड़ों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। जिन बच्चों को मिड डे मील के थ्रू थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा था, कोविड-19 के आते ही जब स्कूल और प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी बंद हो गई तो ये न्यूट्रिशन भी उनको मिलना बंद हो गया, क्योंकि मिड डे मील की स्कीम उस वक्त बंद कर दी गई थी। कोविड-19 में और लॉकडाउन में इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड बिहेवियर पे काम कर रही थी, उन्होंने लाखों ऐसे केस दर्ज किए जो कि चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड थे, जो कि बच्चों के शोषण से रिलेटेड थे। लेकिन अफसोस कि उस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। और इसके साथ ही हजारों बच्चों ने लॉकडाउन को चलते स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी। वैसे तो लॉकडाउन और कोविड-19 के अंदर बच्चों को लेकर किसी भी तरह का नया अभियान नहीं चलाया गया और ना ही कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिससे बच्चों को डायरेक्ट फायदा हो। लेकिन क्या पीएम केयर फंड का पैसा बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था? आपको याद होगा कि पीएम केयर फंड में हजारों लाखों करोड़ जमा किए गए थे, लेकिन जब आरटीआई डाल के पूछा गया कि उसमें उन पैसों का क्या हुआ, तो सरकार ने जवाब दिया कि वो पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरह के फंड के सबसे पहले देश में इमरजेंसी हालात पर इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद उन पैसों को बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो बच्चे आगे जाकर इस देश का भविष्य होने वाले हैं। वैसे तो कोविड-19 में बच्चों को लेकर कोई अभियान या कोई स्कीम लॉन्च नहीं की गई, लेकिन कुछ स्कीम ऐसी हैं जो कि दशकों से चलती आ रही हैं। इसमें एक है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हैं जो कि चलाई जाती हैं, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चलाया जाता है, जिसको पोषक अभियान भी कहा जाता है, जिसके अंदर मिड डे मील की सुविधा दी जाती है, जो कि प्राइमरी और आंगनवाड़ी को मिड डे मील की सुविधा प्रदान करते हैं। उनको बच्चों को ऐसा न्यूट्रिशन दिया जाता है जो उनके लिए जरूरी होता है। अब इस मिड डे मील में क्या क्या न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, किस तरह का खाना दिया जाता है और उनकी क्वालिटी कैसी होती है, उनका हाइजीन कैसा होता है, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्कीमें चल रही हैं, क्या उनसे 100% बच्चों का भला हो पा रहा है? 100% नहीं तो मैक्सिमम बच्चों का भला हो पा रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो स्कीमें 100% बच्चों को फायदा दे रही हैं। आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, यदि किसी जमीन को खेती करने के लिए 50,000 लीटर पानी की जरूरत है और सरकार उसको 20,000 लीटर पानी दे रही है और उसके बाद सरकार ये कह दे कि हमने अपने हिस्से का पानी दे दिया, अब आगे जो करना है आप करिए, तो क्या ऐसे में पूरी तरीके से खेती हो पाएगी? क्या उस पूरे 50,000 लीटर पानी को 20,000 लीटर से कवर कर दिया जाएगा? यकीनन ये पॉसिबल ही नहीं है और ना ही ये हो पाएगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बच्चों की स्कीम्स और बनानी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ और अच्छा होना चाहिए। इसके बाद फैमिली भी अपने बच्चों पर ध्यान दे और सबसे आखिर में अगर इंडिविजुअल माँ बाप भी अपने बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत तरीके से ध्यान दें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।